और देश प्रदेश में सबसे पहले बात करते हैं आज दिल्ली की, जहां एक तरफ दिल्ली में बरसात का मौसम आने में देरी हो रही है और वहीं दूसरी तरफ पानी का संकट जो है वो लगातार गहराता जा रहा है। दिल्ली सरकार आरोप लगा रही है कि हरियाणा उसके हिस्से का पानी रोक रहा है, जिसके लिए अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने की भी बात कर रही है, जबकि हरियाणा इन आरोपों का सिरे से खंडन कर रहा है। वहीं पर पानी पर राजनीति भी अब चालू हो चुकी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता के घर के बाहर आम आदमी पार्टी यूथ विंग के कार्यकर्ता कुछ इस तरह उनका पानी का कनेक्शन काटने पहुंचे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। दिल्ली में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है। मानसून के बादल तरसा रहे हैं, कभी दिखते तो हैं लेकिन बरसते नहीं। ऐसे में पानी के संकट ने दिल्ली वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। दिल्ली सरकार का दावा है कि पानी की किल्लत के लिए हरियाणा सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि उसने दिल्ली के हिस्से का पानी रोक लिया है। दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा के मुताबिक यमुना का जल स्तर अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, क्योंकि हरियाणा ने उसके हिस्से का पानी रोक लिया है, जिसके चलते चंद्रावल वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से 35 MGD नीचे, वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 55 MGD नीचे और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट अपनी क्षमता से 8 MGD नीचे काम कर रहे हैं। दिल्ली जल बोर्ड का दावा है कि हरियाणा ने 120 MGD पानी रोका है, जिसके लिए अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा। हरियाणा सरकार ने दिल्ली के हक का पानी रोक लिया है और वो दिल्ली की ओर नहीं आने दिया जा रहा है, जिसके चलते दिल्ली में यमुना नदी के माध्यम से जो पानी आता है उसका स्तर घट गया है। दिल्ली जल बोर्ड ने इस परेशानी के चलते एक बहुत महत्वपूर्ण फैसला लिया है और महत्वपूर्ण फैसला यह लिया है कि दिल्ली जल बोर्ड अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे, हरियाणा सरकार के खिलाफ जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली वालों के हक के लिए, उनके अधिकार के लिए गुहार लगाएंगे। उधर हरियाणा सरकार दिल्ली सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री के प्रमुख मीडिया सलाहकार विनोद मेहता ने ट्वीट कर कहा कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार और उसमें शामिल लोग आदतन शिकायती हैं। पिछले 7 वर्षों में ऐसा कोई भी दिन हो जिस दिन दिल्ली को पानी के आवंटित कोटे से 1 लोटा भी पानी कम मिला हो तो बताएं। हरियाणा का हमेशा जरूरत से ज्यादा पानी देने का रिकॉर्ड रहा है, कम का नहीं। माना जा रहा है कि फिलहाल सारी समस्या मानसून की बरसात में देरी की वजह से खड़ी हुई है। ऐसे में या तो बरसात हो जाए या फिर सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे। इसके अलावा फिलहाल कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा। दिल्ली से शरद शर्मा, NDTV इंडिया। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले चुनाव में आम आदमी पार्टी ने भी ताल ठोक दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचते ही कहा कि 20 साल से 2 पार्टियों के बीच पिस रही है जनता। दिल्ली की तर्ज पर अरविंद केजरीवाल ने चुनावी वादों की झड़ी लगा दी। मुफ्त बिजली देने और पुराने बिजली बिल माफ करना उसमें सबसे खास रहा। रविवार सुबह जब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल उत्तराखंड की राजधानी देहरादून पहुंचे तो ये तय था कि केजरीवाल पंजाब के बाद अब उत्तराखंड में भी बिजली के लिए अपना चुनावी वादा करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि अगर 2022 में उत्तराखंड में सरकार बनी तो हर परिवार को 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, कोई पावर कट नहीं लगेगा, किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी। हमारी सरकार बनेगी 300 यूनिट बिजली तक हर परिवार को मुफ्त बिजली दी जाएगी, पुराने बिल माफ किए जाएंगे, पुराने बिल नहीं देने पड़ेंगे, एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी। तीसरी चीज, कोई पावर कट नहीं लगेगा। दिल्ली में करके दिखाया हमने। उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली देंगे। कैसे वापस कराएंगे? केजरीवाल ने दावा किया कि मुफ्त बिजली के बावजूद सरकार बनने पर 5 साल में कोई टैक्स नहीं बढ़ाया जाएगा और ना ही सरकार कोई कर्ज लेगी। हालांकि बीजेपी फिलहाल आम आदमी पार्टी को कोई खास तवज्जो नहीं देना चाहती। देखिए, हम अच्छी बिजली वहां पर दे रहे हैं और पहले से भी उत्तराखंड की जनता चाहती है कि वहां पर बिजली अच्छी मिले, बिजली सस्ती मिले। वो दोनों काम हम कर रहे हैं। 24 घंटे वहां पर उत्तराखंड में बिजली मिल रही है।
उत्तराखंड को बने लगभग 21 साल होने वाले हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही रहता है, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी भी उत्तराखंड में जोर लगा रही है। अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो जल्द ही दोबारा उत्तराखंड आएंगे और अपनी पार्टी के मुख्यमंत्री उम्मीदवार की घोषणा करेंगे। हालांकि अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनावों में मुकाबला त्रिकोणीय होगा या नहीं, ये निश्चित तौर पर कहने के लिए कुछ इंतजार करना होगा। शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। जम्मू कश्मीर की बात करते हैं, जहां पर आतंकी फंडिंग के मामले में 11 सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया गया। इनमें मोस्ट वांटेड आतंकी सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी शामिल रहे। संदिग्ध मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए एनआईए ने कई जगह छापेमारी भी की, लेकिन पीडीपी का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही कमजोर बहानों पर बर्खास्त किया गया है। हमारे सहयोगी नजीर मसूदी की एक खास रिपोर्ट। कश्मीर में आईसिस और अन्य आतंकी गुटों के संदिग्ध मॉड्यूल्स का पता लगाने के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के ताबड़तोड़ छापे। श्रीनगर, अनंतनाग और बारामुल्ला में एक साथ कई ठिकानों पर ये छापे मारे गए। अनंतनाग में एनआईए ने कम से कम 5 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया। ये छापे आतंकियों से साठगांठ के आरोप में 11 कर्मचारियों की बर्खास्तगी के अगले दिन डाले गए। जिन कर्मचारियों को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने बर्खास्त किया, उनमें से 2 पाकिस्तान में रह रहे आतंकी सरगना सैयद सलाउद्दीन के बेटे सैयद शकील और सैयद शाहिद हैं। दोनों पहले से ही जेल में हैं। 2018 और 2019 में उन्हें एनआईए ने आतंकवाद से जुड़ी फंडिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। बीजेपी ने इन बर्खास्तगियों का स्वागत किया है। लगातार मिलिटेंसी को हवा देने में, उनको सपोर्ट करने में, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में जो काम कर रहे थे, उन पर एक्शन लिया गया है, उनको नौकरी से निकाला गया है। इसमें सलाहुद्दीन के 2 बेटे भी हैं जिनके हाथ खून से रंगे हैं, और जो पहले सरकारें रही इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करती रही। आज पुलिस के लोगों को भी निकाला गया है। लेकिन पीडीपी का आरोप है कि सरकारी कर्मचारियों को बहुत ही हल्के बहानों पर बर्खास्त किया गया है। पीडीपी ने इसे राष्ट्रवाद की आड़ में लोगों के हक छीनने के केंद्र की साजिश बताया है। इस साल अप्रैल से अब तक जम्मू कश्मीर प्रशासन 18 सरकारी कर्मचारियों को संविधान के अनुच्छेद 311 के इस्तेमाल से बर्खास्त कर चुका है। इस कानून के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर बर्खास्तगी की जा सकती है और इसके लिए जांच की जरूरत भी नहीं है। अनंतनाग जिले में एक हेड टीचर रजिया सुल्तान बर्खास्त हुए ऐसे ही 11 कर्मचारियों में शामिल हैं। उनकी बर्खास्तगी की कोई वजह नहीं बताई गई। जम्मू कश्मीर प्रशासन का आदेश कहता है अनंतनाग के सरकारी मिडिल स्कूल खिराम के हेड टीचर रजिया सुल्तान के मामले में जांच का कोई औचित्य नहीं है। विडंबना देखिए कि रजिया सुल्तान को 20 साल पहले अनुकंपा के आधार पर नौकरी दी गई थी, जब अज्ञात हमलावरों ने उनके पिता की हत्या कर दी थी। मुझे आश्चर्य हो रहा है अपनी बर्खास्तगी के बारे में जानकर। मैं आरोपों को लेकर कड़ी आपत्ति करती हूँ। ये बेबुनियाद हैं और काल्पनिक हैं। मैं पूरी जिंदगी किसी गैर कानूनी गतिविधि में शामिल नहीं रही। मैं राज्य सरकार से निवेदन करती हूँ कि मुझे सारी जानकारी दें। मुझे अपने केस के बारे में कुछ नहीं पता। To provide me the details as I absolutely know nothing about my case. बर्खास्त होने वाले में एक पुलिसकर्मी अब्दुल राशिद शिगान भी है। 2012 में पुलिस ने आतंकी हमलों को अंजाम देने और श्रीनगर में आतंकी मॉड्यूल तैयार करने की साजिश के आरोप में अब्दुल राशिद को गिरफ्तार किया था। मुल्क की सलामती के नाम पर इस साल अप्रैल से जम्मू कश्मीर में प्रशासन ने सरकारी मुलाजिमों को नौकरी से निकालने का काम शुरू कर दिया है और अभी तक 18 मुलाजिमों को नौकरियों से बरतरफ किया गया है। मुलाजिमों का कहना है कि फैसले यकतरफा हैं, कोई शोकाज नोटिस नहीं दी जा रही है, लेकिन सरकार एक ऐसे कानून का इस्तेमाल कर रहे हैं जहां किसी इंक्वायरी के बगैर भी एक मुलाजिम को नौकरी से बरतरफ किया जा सकता है। श्रीनगर से नजीर मसूदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।